आवाज आ रही है बेटा मेरी? एक बार चेक कर लो। लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आ, जल्दी से देखो बेटा। हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 8। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जल्दी से बताएं और हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग भारी मात्रा में जुड़ते हुए जल्दी से बता दो बेटा, लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ, जल्दी से। उम्मीद में कल बहुत सारे बच्चे थे, भीड़ मचा दी तुम लोगों ने, पर प्लीज रिवाइज भी करना आप, है ना, जो भी चीजें रिवाइज करना। और मैं इसमें अभी जितना हैंड रिटन दिया उसके आगे का आपको आज दे दूंगा इवनिंग तक। ठीक है, इसका हैंड रिटन भी आपको देना है मुझे, तो उसके साथ दे दूंगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अपना कॉपी पेन निकाल लो, जो साथ के साथ नोट करते हैं, और जो नोट नहीं करते हैं एक रफ रजिस्टर निकाल लो। जो चीजें बोलूंगा लिख के चलना है, और साथ में एनसीईआरटी रख लेना अपने पास। क्लियर है? सही है? हाँ। दूसरी चीज बेटा, आपको चैट में मुझे एक चीज जरूर आपको बतानी पड़ेगी कि क्या अब हम यहां से लगातार लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं? 3-3 दिन वाले की जगह भाई जूलॉजी 3 दिन चल सकती है आपकी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मैं आपको 6 दिन पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि बॉटनी का सिलेबस ज्यादा होता है। 12th में लगभग 10 चैप्टर होते हैं बेटा हमारे पास। तो अगर आप देखो ध्यान से, दोनों जेनेटिक्स के चैप्टर होते हैं, और फिर आपके पास हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करा ही दिया था, 2 हो गए। तीसरा मैं पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा आपके पास माइक्रोब्स है, स्ट्रेटेजी है, और पूरी इकोलॉजी है उसके बाद। तो सिलेबस है हमारा, और हमें कोशिश करनी है कि मई के एंड तक तो कम से कम इसको खत्म कर दें आपके लिए। तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा लेक्चर। अगर आप एग्री हैं तो मैं छोटा ही लूंगा, रिकॉर्डेड भी ले सकता हूं। मैं 1 घंटा 45 मिनट से बड़ा लेक्चर नहीं डालूंगा, ठीक है, पर मैं उसमें आपको करा ले जाऊंगा सारा। बताओ जल्दी। हाँ, दूसरी चीज क्या है बेटा, अब रिवीजन तो करनी है ना आपको, तो पहले फटाफट से सिलेबस खत्म करो, तभी तो रिवीजन कर पाओगे। नहीं तो मैं रिवीजन कब कराऊंगा आपको? अब मैं मान लो उम्मीद में पढ़ा रहा हूं आपको, या कहीं भी पढ़ाऊंगा, तो रिवाइज कैसे करोगे? तो अपने फोकस सिलेबस खत्म करने पे रखो। तो मैं यहां से आपको मतलब जैसे अभी 3 दिन है बॉटनी का लेक्चर, पर मंडे को भी मैं दूंगा आपसे, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जरूरी है वो। हाँ, रिकॉर्डेड मतलब बहुत बड़ा नहीं करेंगे। 1 घंटा 45 मिनट, 5 मिनट और बढ़ा लेते हैं, 1 घंटा 50 मिनट ऐसे ही रखेंगे। 2 घंटा 10 मिनट का नहीं रखेंगे, लेकिन उतने में मैं आपको सिलेबस करा ले जाऊंगा। आप समझो इस चीज को, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, आज का लाइव है क्योंकि बेटा रात में मैं क्लियर बताता हूं, मैं ऐसे घुमा के नहीं बोलता। आज का लाइव क्यों है? रात में उम्मीद का खत्म हुआ 9:30 बजे, 9 बज गए थे, तो मैं बहुत ज्यादा थक गया, रिकॉर्ड करने की हालत में ही नहीं था। मॉर्निंग में उठ के मैंने यकीन 1 का लेक्चर रिकॉर्ड किया सुबह 6 बजे उठ के। अब मैं आपका लाइव पढ़ा रहा हूं। सीधी सी बात यह है, आज मैं आपको लिंकेज के टॉपिक की कुछ चीजें करा दूंगा क्रोमोसोमल थ्योरी के साथ। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को इस वीक के एंड में फिनिश कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली संडे को फिनिश कर लेंगे इस चैप्टर को। उसके बाद हो सकता है मंडे से मैं मॉलिक्यूलर आपका चालू कर दूं, और मतलब अगले वीक में उसको भी करा दूंगा, फिर आप कंफर्ट में आ जाओगे। सही है? ठीक है बेटा। उम्मीद अगर आप नहीं करो अभी तो भी चल जाएगा बेटा। मेन चीज मतलब प्रॉब्लम यह है कि अभी क्या है, जैसे आपका भी ये वाला सिलेबस भी तो बचा हुआ है ना बेटा, तो आप रिवीजन की तरफ जाओगे, ये करोगे वो करोगे, थोड़ा परेशान हो जाओगे। तो पहले कम से कम 10 15 20 दिन अपना इस पे लगा दो। पूरा मेन सिलेबस चल रहा है ना, इसको करना जरूरी है। इसके बाद अगर टाइम बचे तो करो आप। ठीक है। एक कह रहा है, अच्छा मैंने मई बोल दिया। नहीं बेटा, अप्रैल के लास्ट में खत्म करेंगे। मई नहीं, मई अप्रैल के लास्ट में, या हो सकता है मई के फर्स्ट वीक में, ऐसे खत्म करने का प्लान कर रहा हूं मैं आपका सिलेबस। हाँ। एक कह रहा है सर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का 5 लेक्चर का बैकलॉग है। अच्छा है बेटा, आज का और छोड़ दे, 6 का हो जाएगा। सही है, डरो नहीं, कॉपी निकाल लो, अपने पास एक रफ रजिस्टर रख लो, और साथ में एनसीईआरटी रख लो। पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, सारा समझ आएगा। बिल्कुल फोकस करके 2 मिनट मेरी बातें सुनना, ठीक है? आ जाओ, अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। हल्का रखा करो मन बेटा। मैं आपको एक छोटी सी मतलब बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। मतलब एक स्टोरी ही मान लो इसे। ऐसा बहुत सारे मेंढक थे, मेंढक समझते हो ना? हाँ, एम्फीबिया, जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ना, ठीक है। बहुत सारे मेंढक थे, कुएं के पास ऐसा वैसा ग्रुप बना के मस्त बैठे थे, है ना। तो वो सारे जो मेंढक बैठे थे, उनमें से कुछ मेंढक, वो खाली कुआं था, मतलब ड्राई कुआं था, उसके अंदर गिर गए। मान लो 10-15 मेंढक उसके अंदर गिर गए, कुएं के अंदर, ठीक है।
अब क्या था बेटा, वो जो 10-15 मेंढक अंदर बैठे थे ना, गिरे हुए थे, उनमें से वो कूद कूद के ऊपर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। वो ट्राई कर रहे थे ऐसा हम कूद कूद के बाहर आ जाए, ऐसा ट्राई कर रहे थे। ठीक है, तो बाहर जो मेंढक बैठे थे ना, जो कुएं के बाहर थे, वो कह रहे थे नहीं करो, आज तक कोई बाहर नहीं आया, ऐसा करो मत, ट्राई नहीं करो, कोई बाहर नहीं आया, ऐसा वो लगातार बोल रहे थे। और अंदर वाले कूद कूद के कोशिश कर रहे थे बाहर आने की। अच्छा, जो बाहर वाले थे वो मना कर रहे थे, कह रहे ट्राई भी मत करो, कोई जरूरत नहीं है, कोई बाहर नहीं आया, ऐसे आज तक कोई निकला ही नहीं बाहर। तो जो अंदर था ना, उसमें से मान लो 15-20 थे, उनमें से थोड़ी देर कूदा कोई, उसने छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर कोई कूदा, उसने छोड़ दिया, बाहर वाले लगातार मना कर रहे, आज तक कोई बाहर नहीं आया भाई, कूदने का नहीं। तो फिर क्या हुआ बेटा, एक मेंढक था उसमें, वो लगातार कूदे ही जा रहा था, है ना, मान ही नहीं रहा था। तो जब लगातार वो कूदे ही जा रहा था, तो क्या हुआ, वो कोशिश करते करते काफी टाइम के बाद वो बाहर आ गया। ठीक है, फिर बाकी मेंढक आए उसके पास में, कहा यार तेरे को भी हम बोल रहे थे कूद मत कूद मत, तूने क्यों किया भाई, चलो ठीक है तू बाहर आ गया पर कूद मत। कह रहा है कि यार मैं बहरा हूं, मुझे सुनता ही नहीं है, बहुत बहुत दूर का सुनता ही नहीं है, बिल्कुल ही पास आके कान में बोलोगे तभी सुनता है। जो तुम बोल रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था तुम मोटिवेट कर रहे हो। तो अपने आसपास के लोगों को ना, ध्यान से सुनना बेटा, स्टोरी है, मतलब मेन मोरल ये है स्टोरी का कि आपको अपने आसपास के लोगों की जो बातें हैं ना कि तुमसे नहीं होगा, उसको ऐसे लो कान बंद करके मुझे सुनता ही नहीं है, और कोशिश करते रहो। सही है, और कोशिश करोगे, लोग कहते नहीं होगा 3 महीने में, कैसे नहीं होगा, कोशिश कर रहे, कूद रहे, ट्राई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे, क्लियर है। तो ट्राई करते रहेंगे। बाकियों के कहने को ना, जो दूसरा बच्चा कहता है आज तक नहीं होगा, होता ही नहीं है, ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना सिलेबस बचा है, कान बंद कर लो, कह दो मैं बह रहा हूं, मुझे सुनता ही नहीं है। ठीक है ना, हाँ, होगा कैसे नहीं, सही है, होता है भाई, देखें हमने ऐसे मेंढक हर साल जो बाहर आ जाते हैं कूद के, तुम भी आ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करें लेक्चर को। सही है बेटा, हाँ, तो आज से आपके कान बंद हो जाने चाहिए इस बात को लेके कि आप कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाएंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, और आप कूद कूद के कोशिश करेंगे बाहर आने की, पूरा एफर्ट देंगे। तो लेक्चर को इस बात के साथ स्टार्ट करने वाले हम लोग। ठीक है बेटा, हाँ सही है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बेटा लेक्चर नंबर 8 है, पर मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को लेके, जेनेटिक्स को लेके टाइम लगाता हूं। हमने पीछे क्या पढ़ा था, एक बार जरा अपने दिमाग में, अपने आपके पास एक कॉपी, एक पेन और एक रफ रजिस्टर वगैरह जो भी है होना चाहिए, और साथ में एनसीईआरटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई जेनेटिक्स जो है उसमें हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी। हमने पढ़ा कि जो मेंडल ने लॉ दिए, मेंडल ने जो लॉ दिए, मैं अब चैट नहीं देख रहा हूं, चैट नहीं करो, ठीक है, चैट नहीं देखेंगे। मेंडल ने जो लॉ दिए, मेंडल ने जो किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, किस साल में एक्सपेरिमेंट किया, 7 साल तक, 56 से 63 तक किया। 1865 में उनका वर्क पब्लिश हुआ। ठीक है, 3 साइंटिस्ट ने काम की, रिडिस्कवरी करी। मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा, यह चीज में कोई डाउट नहीं था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डायहाइब्रिड क्रॉस में काम करता है, यह भी ठीक था। फिर मैंने आपको जीन इंटरेक्शन का टॉपिक पढ़ाया। जीन इंटरेक्शन का टॉपिक में बहुत सारी चीजें डेविएशन थी, जो मेंडल की बात से डेविएट कर रही थी। अगर F1 प्रोजेनी दोनों में से किसी से मैच ना करे, F1 अगर दोनों से किसी से मैच ना करे, इनकंप्लीट डोमिनेंस, दोनों से मैच करे, को डोमिनेंस, दोनों में से एक से करे तो डोमिनेंस कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का मतलब लोकाई सेम है पर पॉपुलेशन में एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा एलील होती है, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप 3 चीजों का एग्जाम्पल था, मल्टीपल एलील, कोडोमिनेंस और डोमिनेंस, तीनों के लिए हम लिख सकते थे। फिनोटाइप आते थे 4, जीनोटाइप आते थे 6। एक बार रिवाइज करेंगे, 2 मिनट लेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पॉलीजेनिक प्लियोट्रॉपी पढ़ाया था। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है एक जीन एक एंजाइम बनाती है, उस एंजाइम के एक से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, उसे हमने प्लियोट्रॉपी बोल दिया था। हां सर ये भी ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने आपको क्या बोला था, मैंने कहा था कि प्लियोट्रॉपी के 2 एग्जांपल हैं। एक है पीकेयू। पीकेयू में एक जीन होती है, वो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाती है, जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। फिनाइल एलानिन अगर टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा पीकेयू डिजीज में, यहां भी समझ में आ गया, तो मेरे पास मेंटल रिटार्डेशन होगी, डिक्रीज इन स्किन और हेयर पिगमेंटेशन, और पुअर रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी की वजह से फिनाइल कीटोन हमारा यूरिन में आ रहा है। सही है सर, ये भी बात समझ में आ गई।
उसके बाद हमने आपसे बात करी थी स्टार्च सिंथेसिस की जीन, जो दो चीजें कंट्रोल करती है, स्टार्च के ग्रेन का साइज और सीड की शेप। क्लियर है? उसके बाद हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताया था। मैंने कहा था बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनमें रेंज मिलती है, जैसे कि स्किन कलर हो गया, रेंज मिलेगी, सिंगल नहीं होता, डार्क और व्हाइट ऐसे नहीं होता। वहां पर क्या होता है, हर एक डोमिनेंट एलील का कॉन्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट होता है, जिसे हम क्वांटिटेटिव कह रहे थे। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जब नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर कर जाती हैं तो उसे हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। क्वालिटेटिव में क्या होता है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील का फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप सेम आएगा क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में वो अलग आएगा। क्या कोई डाउट है क्या? सोच लो इस बात को। नहीं सर समझ में आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद अब हमने जब ये पॉलीजेनिक वगैरह पढ़ लिया था तो फिर आपको मैंने कहा था यार कुछ रेशियोज हैं उनको याद कर लो, एग्जांपल याद कर लो। अगले टॉपिक पे मूव करेंगे जो मैं लास्ट संडे को देने वाला था, पर क्योंकि उस दिन आपका ये एक दो बड़े लेक्चर थे फिजिकल केमिस्ट्री के, तो मैंने शायद इसलिए नहीं दिया। ठीक है, कुछ बच्चे देखते थे तो मैंने इसलिए नहीं दिया, वहां पे बड़े लेक्चर थे, इस वजह से मैं रुक गया, भावनाओं को संभाला और हमने आपको लेक्चर नहीं दिया। तो आज हम उस लेक्चर को पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब मैं आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाने के लिए कुछ बैकग्राउंड बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब तक ना बोला जाए कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ सुनेगा मेरी बात। ठीक है, हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे, मेरी बात सुन लो ध्यान से। देखो, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल ने जो काम किया, उस काम की कुछ पॉइंट्स जो हैं हम ये बोल सकते हैं कि मेंडल के सक्सेस ना होने के हम 4 रीजन बोल सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझो, मेंडल ने अपना काम कब पब्लिश किया था? 1865 में, 1865 में, 1865 में मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया। मेंडल के काम के फेमस ना होने के 4 रीजन एनसीईआरटी देती है। पहला रीजन ये देती है कि उस समय कम्युनिकेशन वीक था, न्यूज़पेपर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, कम्युनिकेशन वीक था, इसलिए काम पब्लिश नहीं हुआ तो लोगों तक नहीं पहुंचा। दूसरा रीजन एनसीईआरटी कहती है कि मेंडल ने मैथ्स यूज किया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो उस समय के साइंटिस्ट को उतना पसंद नहीं आया। तीसरा रीजन हम ये बोलते हैं कि मेंडल ने कहा था कि फैक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट है ना, फैक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट है जो ब्लेंडिंग शो नहीं करती, पर नेचर में हमारे पास बहुत सारे ऐसे फीचर मिलते हैं जैसे स्किन कलर वगैरह, उसमें कुछ रेंज आती है, मतलब वेरिएशन मिलती है रेंज की फॉर्म में। बताता हूं, जैसे मेंडल के अकॉर्डिंग कैरेक्टर ऐसे होने चाहिए थे, या तो पर्सन पूरा टॉल हो या ड्वार्फ हो, बीच का कोई नहीं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनमें रेंज मिलती है, हाइट 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, ये चीजें भी तो मिलती हैं। तो इस चीज को मेंडल का जो फाइंडिंग थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। फोर्थ एंड लास्ट ये रीजन था कि मेंडल ने कहा था फैक्टर है, मेंडल ने कहा भाई फैक्टर है, तो उस समय के साइंटिस्ट ने कहा यार कहां है फैक्टर, क्योंकि क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं था तो मेंडल को यह नहीं पता था कि फैक्टर है कहां। भाई मेंडल ने एक इमेजिनरी चीज सोची जिसे उन्होंने फैक्टर बोल दिया, पर फैक्टर है कहां ये तो नहीं पता मेंडल को। तो कहीं ना कहीं फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो था वो मिसिंग था। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का अगर मैं बैकग्राउंड चाह रहा हूं तो मैं क्या पॉइंट बोलूंगा, सुन लो ध्यान से मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि रीजन मेंडल का काम उतना रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, तो उसका मैं रीजन लिख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं अगर रीजन की बात करता हूं, रीजन वाई मेंडल का काम, मेंडल्स वर्क नॉट रिकॉग्नाइज, क्या कारण रहा। मैं जब तक आपको ये पढ़ाऊंगा नहीं, मैं चैट नहीं देखूंगा, तो कृपया करके लेक्चर पे ध्यान दें। पहला हमारे पास कम्युनिकेशन कम था, उतनी बातचीत नहीं होती थी आपस में, कम्युनिकेशन लेस था, इसलिए वाइडली पब्लिश नहीं हुआ। सो नॉट वाइडली पब्लिश्ड, ये सही है? हां सर, ये वाली बात समझ में आई, उतना वाइडली पब्लिश नहीं हुआ। दूसरा क्या था? दूसरा मेंडल ने क्या यूज किया था? मेंडल यूज्ड क्या? मैथमेटिक्स, मैथ्स लगा रहा है, बताओ, मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना। ये बाकी लोगों को समझ नहीं आया, मजा नहीं आया, उनको कहा यार ये क्या कर रहा है ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन क्या है बेटा? फिनोमिनन, है ना, फिनोमिनन, एम आएगा यहां पे, जे, हां एम आएगा।
ठीक है। तीसरा हम ये कहेंगे कि क्या था, मेंडल ने कहा था बेटा फैक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट है। मेंडल ने कहा था कि फैक्टर जो है एक डिस्क्रीट यूनिट है और क्या होता है, वन फैक्टर वन ट्रेट कंट्रोल करता है, कंट्रोल वन ट्रेट। पर हमारे पास नेचर में क्या होता है बेटा, इन नेचर मेरे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएशन मिलती है। कॉन्टिन्यूस वेरिएशन का मैंने आपको उदाहरण बताया, हाइट कॉन्टिन्यूस वेरिएशन मिलती है जो नहीं एक्सप्लेन हो सकती, नॉट एक्सप्लेन बाय मेंडल। ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन मेंडल ने नहीं दिया था। और फोर्थ, जिसकी वजह से हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं कि मेंडल के वर्क में, इन मेंडल्स वर्क, मेंडल के काम में फिजिकल बेसिस, मेंडल्स वर्क में फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मिसिंग था। फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वॉज मिसिंग, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वॉज मिसिंग। यहां तक समझ में आ गई बात आपको? पहले सोच लो, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वॉज मिसिंग मतलब फैक्टर कहां है, ध्यान से सुनो। एट दैट टाइम क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं थे, तो प्रेजेंस ऑफ फैक्टर पता नहीं थी कहां था। क्रोमोसोम वॉज नॉट डिस्कवर्ड, क्रोमोसोम डिस्कवर्ड नहीं थे उस समय, तो फैक्टर की लोकेशन पता नहीं थी। हमें नहीं पता था फैक्टर कहां है, फैक्टर की लोकेशन हमारे पास नहीं पता थी। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेंडल के काम के फेलियर के रीजन 4 हैं, कम्युनिकेशन कम था, पब्लिश नहीं हुआ, बैच यूज किया, तीसरा मेंडल ने बात की थी या तो टॉल या तो ड्वार्फ, लेकिन जो बीच की चीजें दिखती हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, मेंडल ने बेटा फैक्टर की बात करी थी, पर वो फैक्टर है कहां ये नहीं पता, क्योंकि उस समय तक क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं थी। अब इस चीज को लेकर हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण समझे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान सुने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा सा दिमाग में लगाओगे तो आसानी से समझ आएगी। देखो, मान लो मैं आपसे कहता हूं, जरा थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि एक पर्सन है, लिख लिया भाई, किसी ने लिखना था, कोई है महान बच्चा जो लिख रहा है, और जो लिख नहीं रहा है साथ के साथ एनसीईआरटी लेकर बैठो और लाइनें पढ़ो जो मैंने बोली हैं आपको। आओ जरा देखो, मान लो एक पर्सन एक्स है, सुबह 5 बजे वो, मान लो 5 बजे वो क्या करता है, सुबह एक प्लेस जो है, एक प्लेस ए से बी की तरफ जाता है। ये ए प्लेस है, उससे वो प्लेस बी की तरफ जा रहा है। मान लो वो जा रहा है, कहां जा रहा है, चलो जगह ही लिख देते हैं, ठीक है। वो जा रहा है दिल्ली में रोहिणी से करोल बाग, चलो करोल बाग जा रहा है, बढ़िया। ये जा रहा है सुबह 5 बजे, है ना, 5 बजे जा रहा है। क्यों जा रहा है पता नहीं, अभी बात कर लेते हैं। तो 5 बजे वो बस में, 5 बजे वो जा रहा है रोहिणी से, 7 बजे पहुंच रहा है। फिर करोल बाग से वो जा रहा है मान लो चिड़ियाघर, या हम लिख सकते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार वो पहुंच रहा है 10 बजे पहुंच रहा है, बढ़िया। फिर वहां से वो शाम 4 बजे, या वहां से वो कहीं और चला गया, और कहीं ले जाते हैं उसे, चलो कहीं और ले जाएं, चलो नई दिल्ली ले जाते हैं, नई दिल्ली ले गए उसको। वहां वो पहुंच रहा है 5 बजे, 5 PM या 4 PM पहुंच रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, एक पर्सन एक्स है जो 5 बजे रोहिणी से चल के करोल बाग जा रहा है, फिर कुतुब मीनार जा रहा है, फिर नई दिल्ली जा रहा है। जरा यहां आ जाओ, ऐसे एक बस है जो 5 बजे वो भी रोहिणी से सेम जगह से करोल बाग जा रही है, फिर करोल बाग 7 बजे पहुंची, और फिर वो कुतुब मीनार पहुंची कितने बजे, 10 बजे। फिर वो न्यू दिल्ली पहुंची बस कितने बजे, 4 बजे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो पर्सन बस में जा रहा होगा। हमें ये पता है, ध्यान से सुनो, हम क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ क्यों रहे हैं, ये कारण समझो ध्यान से। हमें क्या पढ़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई एक पर्सन है जिसका मुझे पता है कि वो ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर मेरे पास बस है जिसका सेम पैटर्न आ रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ये बंदा बस में जा रहा होगा, ये भैया आदमी बस में जा रहा होगा, ये भी तो कह सकता हूं। यही चीज क्या हुई थी, क्रोमोसोमल थ्योरी के साथ हुई थी। हमने मेंडल के काम की जब रीडिस्कवरी करी 1900 में, 1900 में हमने मेंडल के काम की रीडिस्कवरी करी, तो हमें फैक्टर का बिहेवियर पता चल गया। ये वही समय था जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी और मियोसिस वगैरह डिस्कवर हुई।
तो हमें यह पता चला कि फैक्टर जोड़े में होते हैं, क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, फैक्टर अलग होते हैं, क्रोमोसोम अलग होते हैं। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि फैक्टर क्रोमोसोम पे है। जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये पर्सन बस में जा रहा होगा, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि फैक्टर क्रोमोसोम पे है। मेंडल के काम में क्या एब्सेंट था? मेंडल ये नहीं बता पाए थे कि फैक्टर कहां था। लेकिन जब 1900 में मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई, दोबारा से खोजा गया, तो हमें यह पता चला कि भाई फैक्टर का यह बिहेवियर होता है कि फैक्टर जोड़े में होते हैं, फैक्टर अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, ये चीजें पता चली। और उसी के आसपास क्रोमोसोम की मुझे मियोसिस की डिस्कवरी हुई कि भाई क्रोमोसोम भी ऐसे बिहेव करते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये कहना चाहती है कि फैक्टर और क्रोमोसोम का अगर बर्ताव सेम है, बिहेवियर सेम है, तो क्यों ना फैक्टर किसमें होंगे? क्रोमोसोम पे होंगे। और मेंडल के फेलियर का जो फोर्थ पॉइंट था वो यही था ना कि मेंडल ये नहीं बता पाए कि फैक्टर हैं कहां पर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये बता पाई कि फैक्टर कहां है। समझ में आया? एक कह रहा है सर दिखाई नहीं दे रहा, तू दिखने के लिए क्यों करना है? अरे समझ आ गया, जल्दी बोलो। पहले बेसिक समझ में आ गया, फिर टॉपिक पढ़ा रहा हूं। आ गया समझ? किसी ने कोई फालतू बात लिखी, रिवीजन वगैरह लेके मैं उसको ब्लॉक करवा दूंगा। पहले इस चैप्टर पे पढ़ो और पूरा फोकस करिए। मेंडल के काम का क्या फेलियर था? उनको यह नहीं पता था फैक्टर कहां है। जब क्रोमोसोमल थ्योरी आई, उसने बताया फैक्टर किस पर है? क्रोमोसोम पे है। समझो इस बात को। नहीं आया बेटा तू दोबारा देख, मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता इसको, तू समझ नहीं रहा अभी भी बात को। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि भाई तुम्हारे पास एक बंदा है जो 5 बजे ऐसे मूव करता है, 6 बजे वहां जाता है, 7 बजे वहां जाता है, एक बस भी वैसे वैसे जा रही है। हम कह सकते हैं ना ये पर्सन बस में जा रहा होगा। ऐसे ही मुझे क्या हुआ, देखो जरा टाइमलाइन पे आओ, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सब नहीं पढ़ना तुम्हें, बस और ये सब तुम्हें तो ये पढ़ना है। टाइमलाइन देखो बेटा क्या है, ध्यान से देखो, टाइमलाइन समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। टाइमलाइन से आइडिया लगेगा। देखो 1831 ये वो टाइम था जब न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस हमें पता था, किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। सही है सर। मेंडल ने अपना काम कब पब्लिश किया? 1865 में मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ है। हां सर ठीक है। उसके बाद 1900 में रीडिस्कवरी हुई है। किसके काम की रीडिस्कवरी हुई है? मेंडल के काम की। टाइमलाइन का मतलब होता है, जरा समय देखो, मेंडल्स के वर्क की रीडिस्कवरी हुई है। हां सर ये भी ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब जरा आगे जाओ, मेंडल के काम की रीडिस्कवरी तब हुई। अब हुआ क्या है बेटा, 1880 के आसपास क्रोमोसोम की कुछ डिटेल आई, क्रोमोसोम की हमारे पास डिटेल अवेलेबल हुई, ठीक है। और 1902 तक हमारे पास क्या था बेटा? सटन एंड बोवेरी ने, ध्यान सुनेंगे बेटा, हमारे पास 1900 जो है, हमारे पास 2 तक हमारे पास क्रोमोसोम का बिहेवियर किसमें? मियोसिस में। बिहेवियर इन मियोसिस स्टडी हो चुका था, स्टडी हो गई थी। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि 1900 में हमारे पास फैक्टर डिस्कवर हुए दोबारा, और क्रोमोसोम की स्टडी हमारे पास इसके आसपास हो गई। उसके साथ हमारे पास माइक्रोस्कोपी भी इंप्रूव हो गई। तो एनसीईआरटी ये कहती है कि 1900 तक अगर फैक्टर दोबारा डिस्कवर हो गए, उसके बाद 1900 के आसपास ही क्रोमोसोम के बर्ताव मतलब मियोसिस की डिटेल आ गई, ठीक है, और माइक्रोस्कोप भी बेटर आ गए। तो अब ये वो सिचुएशन थी जब 2 डिस्कवरी पैरेलल आ चुकी हैं। अब यहां पर सटन एंड बोवेरी, ध्यान सुनेंगे, सटन एंड बोवेरी ने क्या बोला वो इंपॉर्टेंट है। तो आप जरा ये समझो कि 1900 में हमारे पास एक कलर्ड स्ट्रक्चर, ध्यान दो, एनसीईआरटी कहती है एक कलर्ड बॉडी हमारे पास क्या हो चुकी थी? डिस्कवर हो चुकी थी, जिसे हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, है ना। डिस्कवर्ड होकर उसको स्टडी कर रहे थे, क्लियर है, उसको स्टडी कर रहे थे। तो 1865 में जब मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया,
क्रोमोसोम की कोई डिटेल नहीं थी, वो इसके बाद आई है। 1900 मान लो, चलो 1900 के अराउंड क्रोमोसोम के बिहेवियर की स्टडी हो गई, बेटर माइक्रोस्कोप आ गए, तो टाइम एकदम रेडी था किसके लिए? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। तो सटन एंड बोवेरी ने क्या कहा? सटन एंड बोवेरी ने कहा कि जो फैक्टर का बिहेवियर है, फैक्टर का बिहेवियर है, वही क्रोमोसोम का बिहेवियर है। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज मेन पॉइंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्या आपको यह टाइमलाइन समझ में आ रही है कि जब क्रोमोसोम, जब फैक्टर रीडिस्कवर हुए, उसी वक्त क्रोमोसोम की अच्छी डिटेल आ गई और मियोसिस की स्टडी हो गई और माइक्रोस्कोप बेटर डिस्कवर हो गए। अब मेरे पास आ जाओ जरा यहां पर, अब मेरे पास यहां पर आओ कि हम यहां पर इस चीज को बात कर सकते हैं कि मेन पॉइंट क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी का। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई बेटा? फैक्टर डिस्कवर हो गए, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। फैक्टर हमारे पास रीडिस्कवर हो गए, सही है सर। साथ में मियोसिस की डिटेल आ गई। तो मियोसिस की डिटेल क्या दे रही है? क्रोमोसोम का बिहेवियर दे रही है, क्रोमोसोम का बिहेवियर दे रही है। साथ में बेटर माइक्रोस्कोपी, अच्छे वाले माइक्रोस्कोप आ गए, सही है, बढ़िया। ये तीनों चीजें साथ में हो गई। तो 1902 में, 1902 में सटन एंड बोवेरी ने एक बात कही, क्या बोला? सटन एंड बोवेरी एक्सप्लेन, इन्होंने क्या किया? एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ या बिहेवियर ऑफ फैक्टर, मेंडल के लॉ या बिहेवियर ऑफ फैक्टर को एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग, क्या यूज करके? यूजिंग बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम या बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट इन मियोसिस। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने फैक्टर के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, किसने? सटन एंड बोवेरी ने 1902 में। किसके थ्रू? मेरी बात सुनो, सारी चीजें साथ आ गई। सटन एंड बोवेरी ने देखा कि जैसे फैक्टर बर्ताव करते हैं वैसे ही क्रोमोसोम बर्ताव कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने, सटन एंड बोवेरी ने मेंडल के लॉ या बिहेवियर ऑफ फैक्टर को एक्सप्लेन किया। क्या यूज करके? बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इन मूवमेंट इन मियोसिस, बेसिकली बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम बाय यूजिंग बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसिस। यहां तक समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा इन्होंने बोला कि सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम का अलग होना ऑल्सो सेग्रीगेट पेयर ऑफ फैक्टर। समझो ध्यान से, पेयर ऑफ फैक्टर मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ध्यान दो बेटा, ये क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम का अलग होना, इसके अलग होने को क्या बोलोगे? सेग्रीगेशन। और ये कब होती है? एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में ये क्रोमोसोम अलग होते हैं, इस पर मेरे पास फैक्टर भी प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम का अलग होना, देखो, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन। आप देख रहे हो क्रोमोसोम की क्या हो रही है? सेग्रीगेशन हो रही है। ये क्रोमोसोम जा रहा है इस गैमेट में, ये जा रहा है इस गैमेट में, इसकी वजह से ये फैक्टर भी अलग हो रहे हैं। तो इन्होंने 2-3 बात बोली। इन्होंने कहा कि भाई मियोसिस में जैसे क्रोमोसोम पेयर बिहेव करते हैं वैसा ही फैक्टर बिहेव करता है। इन फैक्टर्स की, इन क्रोमोसोम का अलग होना फैक्टर के अलग होने के साथ हो जाएगा। रीजन, क्योंकि फैक्टर किस पे लोकेट है? क्रोमोसोम पे। तो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम से फैक्टर की सेग्रीगेशन होगी, बिकॉज फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिर्फ डाउट पूछना, अगर रिपीट लिखा तो पिटाई। लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, डाउट पूछो, क्या नहीं समझ आया? डाउट की पूरी आज्ञा है। हाँ,
जो बच्चे लेट जुड़े हैं सोते हुए रहें, जीवन में आपका कुछ नहीं हो सकता। डाउट पूछेंगे, रिपीट का ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैं स्लो पढ़ा रहा हूं। हाँ, डाउट लिख रहा है मक्कार। जीन वर्ड है बेटा, फैक्टर और जीन एक ही है। शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं, रिपीट वाला बेटा तू प्लीज बंद करके कर जा। सुन ध्यान से, पहले शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन। देख बेटा, देख क्या हुआ था पहले समझ। मेंडल का काम कब पब्लिश हुआ? 1865। हिंदी में सुन, 1865 में जब मेंडल का काम पब्लिश हुआ तब तक क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं थे। इसका मतलब मेंडल को यह नहीं पता था कि क्रोमो फैक्टर कहां प्रेजेंट होते हैं। इसे हम कहते हैं फिजिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस मतलब फिजिकली कहां प्रेजेंट है फैक्टर, यह नहीं पता था। यह क्लियर? सही है। फिर क्या हुआ? 1900 में मेंडल का काम फिर से रीडिस्कवर हुआ, पर तब तक क्रोमोसोम की डिटेल आ चुकी थी। साथ के साथ मियोसिस, गैमेटोजेनेसिस भी हम पढ़ चुके थे। तो एक साइंटिस्ट ने देखा, सटन एंड बोवेरी ने, कि यार जैसा फैक्टर बर्ताव कर रहा है वैसा क्रोमोसोम बर्ताव कर रहा है। दोनों जोड़े में होते हैं। कौन कौन? फैक्टर और क्रोमोसोम दोनों सेग्रीगेट होते हैं एनाफेज 1 में। तो ऐसा नहीं होगा कि फैक्टर क्रोमोसोम पे होगा। यही तो पढ़ा रहा हूं, और क्या पढ़ा रहा हूं? यही पढ़ा रहा हूं बेटा मैं, और कोई कोई यहां पर चीनी भाषा में नहीं पढ़ा रहा हूं। हां ठीक है, क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ आ जाओ, आगे आओ बेटा। अब देखो, हमने क्रोमोसोमल थ्योरी को बात कर ली है, ठीक है। हम ये चीज आपको समझा रहे हैं कि देखो ये पेयर ऑफ फैक्टर है, पेयर ऑफ फैक्टर है। हां सर, इन फैक्टर्स का अलग होना है ऐसे, इसको सेग्रीगेशन कहेंगे। हां, और एक फैक्टर इसमें चला जाएगा, एक फैक्टर इसमें चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है? और ये क्या है बेटा? पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। हां सर, अब इनका भी अलग होना देख लो, ये भी अलग हो रहे हैं, तो इसको भी सेग्रीगेशन कह रहे हैं। सेग्रीगेशन दोनों में कौन से फेज में होता है? एनाफेज 1 में। यहां क्रोमोसोम चला गया और यहां क्रोमोसोम चला गया। ये थ्योरी ये कह रही है कि ये जो फैक्टर है ना, ये इस क्रोमोसोम पर होते हैं बेटा। इसीलिए जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो फैक्टर भी अलग हो जाएंगे। ये थ्योरी ये कह रही है, क्रोमोसोमल थ्योरी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस टेबल में है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पास एक टेबल दिया गया है, जो आपके पास है, एक ए और बी 2 कॉलम है। ए और बी 2 कॉलम है हमारे पास, ठीक है। अगर मान लो इनमें से कोई फैक्टर है या क्रोमोसोम है, तो आप अगर देखो फैक्टर भी पेयर में होता है और क्रोमोसोम भी मान लो अगर पेयर में होता है, सही है, दोनों पेयर में होते हैं। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। मतलब क्या हुआ? ये देखो, सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सच दैट गैमेट में जोड़े में से सिर्फ एक आएगा। यही बात लिखी हुई है, सच दैट ये वाला। अब इन दोनों को पढ़ के, ये तो एग्जैक्टली सेम लिखा है, डिफरेंस खाली थर्ड वाले में है। इसमें डिफरेंस है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ये पहला दूसरा, ये वाला इससे सेम है, ये वाला इससे सेम है। इनको पढ़ के नहीं पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर के लिए लिखा है और कौन सा किसके लिए लिखा है, क्रोमोसोम के लिए लिखा है। थर्ड पॉइंट अलग है आपका, थर्ड पॉइंट अलग है, ठीक है। क्लियर है बेटा? थर्ड पॉइंट अलग है, सही है। कुछ लगे हैं बच्चे बिहार में, तू कहां से बेटा? तू कहीं से भी हो, वहीं रहेगा जीवन भर, नहीं पढ़ेगा तो ध्यान रखियो। अगर कुछ करना है जीवन में तो इधर देख ले, इधर देख बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। अब इसमें ये वाला क्रोमोसोम है,
कुछ के टीचरों ने गलत लिखवा रखा होगा, ये वाला बेटा मेरे पास फैक्टर है। अब मैं इसे प्रूफ करने वाला हूं, ध्यान से सुनना, इसे हम प्रूफ करेंगे। क्लियर है? इधर देखो बेटा, ध्यान से देखो, पहला दोनों पॉइंट सेम है, मुझे नहीं पता चलेगा कौन सा फैक्टर कौन सा क्रोमोसोम। यहां पे कह रहा है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, और यहां पे वन पेयर लिख रहा है, यहां डिफरेंस है मेरे पास। देखो क्या कह रहा हूं मैं, इधर देखो बेटा, ध्यान दो, मेरे पास ये क्रोमोसोम का पेयर है, सही है, ये क्रोमोसोम का पेयर है, ये क्रोमोसोम का दूसरा पेयर है, ठीक है, ये क्रोमोसोम का दूसरा पेयर है। तो एक पेयर की सेग्रीगेशन, इसकी सेग्रीगेशन मतलब इसका अलग होना इस पेयर की सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं लिख सकता हूं वन पेयर की सेग्रीगेशन नॉट डिपेंड ऑन अनदर पेयर। एक पेयर की सेग्रीगेशन दूसरी पेयर की सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करती। मतलब एक पेयर का अलग होना दूसरे पेयर के अलग होने पे डिपेंड नहीं करता। ये कौन सा लॉ था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ नहीं था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली बात हो गई। सही है सर। अब जरा ये देखो, ये मैंने क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है, ये क्रोमोसोम बना दिया, और एक मैंने ये बना दिया क्रोमोसोम। हां सर, समझ में आई ये बात। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इस पे मैंने फैक्टर ए लिखा है और इस पे मैंने स्मॉल ए लिखा है, इस वाले पर बी लिखा है, इस पे स्मॉल बी लिखा है। अब इस वाले पर अगर मैं कैपिटल आर लिख रहा हूं, ध्यान दे बेटा, इस पे कैपिटल आर और इस पे स्मॉल आर लिख रहा हूं, तो मेरी बात सुनना ध्यान से भाई, इस कैपिटल ए और स्मॉल ए की सेग्रीगेशन इसकी सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि क्रोमोसोम अलग अलग हैं। लेकिन मेरे पास जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ये दोनों सेम क्रोमोसोम पर हैं कि नहीं? ये दोनों ऑन सेम क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दोनों जो है बेटा अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट पेयर। कौन सा पेयर? ये वाला पेयर इस वाले पेयर पे डिपेंड करता है, तो इस वाले जोड़े को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट पेयर। ऐसा पेयर जो एक दूसरे पे निर्भर है, लेकिन ये अलग अलग क्रोमोसोम पे होने की वजह से ये और ये, इनको बोलेंगे इंडिपेंडेंट पेयर। इंडिपेंडेंट पेयर, समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर एक ही क्रोमोसोम पर दोनों फैक्टर हैं, ये और ये, इनकी मजबूरी है साथ जाना, ठीक है, तो इसने बोला डिपेंडेंट पेयर। ये और ये इंडिपेंडेंट पेयर हैं, तो इसकी सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब ये हुआ कि कैपिटल ए स्मॉल ए की सेग्रीगेशन नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल बी स्मॉल बी की सेग्रीगेशन पे। समझ लो इसे। तो कैपिटल ए स्मॉल ए की सेग्रीगेशन डिपेंड नहीं करेगी किस पर? कैपिटल बी स्मॉल बी की सेग्रीगेशन पे, बिकॉज लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। बट कैपिटल ए स्मॉल ए की सेग्रीगेशन डिपेंड ऑन सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर, बिकॉज प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। अब मेरी बात दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करता हूं क्रोमोसोम के लिए, तो एक पेयर की सेग्रीगेशन दूसरी पेयर की सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो एक पेयर की सेग्रीगेशन दूसरे पेयर पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर फैक्टर की बात करता हूं, फैक्टर क्रोमोसोम पे होते हैं। अगर सेम पेयर पे इस पे फैक्टर है, इस पे फैक्टर है,
तो ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर होंगे, साथ जाएंगे गैमेट में। तो अगर मैं बात करूंगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए की सेग्रीगेशन कैपिटल बी स्मॉल बी की सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट पेयर है, अलग अलग क्रोमोसोम पे है। पर ये दोनों एक निर्भर हैं एक दूसरे पर, ये एक ही साथ मूव करेंगे। तो यही चीज अगर आप पढ़ो इसमें कि वन पेयर कहां गया, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अनदर पेयर, ये बात हो गई क्रोमोसोम की। लेकिन कौन सा पेयर इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन करेगा, इट शुड बी इंडिपेंडेंट पेयर्स। कुछ आया समझ? हां, कृपया ध्यान दें। देख बेटा, ये क्रोमोसोम का एक पेयर है, दिस इज वन पेयर, दिस इज सेकेंड पेयर, दिस इज थर्ड पेयर। इसकी सेग्रीगेशन दूसरे पेयर पे नहीं डिपेंड करेगी, दैट इज क्रोमोसोम। लेकिन अगर मैंने ये क्रोमोसोम ऐसे दिखा दिया आपको, ध्यान दो, मैंने इस तरीके से आपको क्रोमोसोम दिखा दिया ऐसे ऐसे, तो यहां अगर आप ध्यान से देखो, कैपिटल ए यहां स्मॉल ए, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों डिपेंड हो गए ना, ये दोनों क्या हो गए बेटा, ये ऑन सेम क्रोमोसोम है ना, ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, लिंकेज, जो क्या नहीं शो करेगा, नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या शो नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेगा। तो यहां पर ये डिपेंडेंट पेयर हो गए, दीज टू आर दिस पेयर। ध्यान दो बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आएगा समझ में, दिस पेयर इज डिपेंड ऑन दिस पेयर, डिपेंड हो गया ना, आप खुद देखो भाई, ये एक ही क्रोमोसोम पे डिपेंड हो गए ना, ये डिपेंड हो गए, आप खुद देखो बेटा, ये डिपेंड हो गए ना, ये दोनों डिपेंड है। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा दूं, ऐसे, तो यहां मान लो मैं कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दूं और यहां कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दूं, अब तो अलग अलग क्रोमोसोम पे हो गए ना। तो ये पेयर कौन सा, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों इंडिपेंडेंट पेयर है ना, अब इंडिपेंडेंट पेयर है, तो ये शो करेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके लिए अलग क्रोमोसोम पे होना चाहिए। यही तो पढ़ा रहा हूं जब से, और क्या पढ़ा रहा हूं बेटा। तो क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है आपसे, क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है आपसे कि देखो, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, तो ये बात कर रहा है फैक्टर के लिए, ठीक है, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली अनदर पेयर, ये क्रोमोसोम की बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, सही है, ठीक। अब आओ जरा, अब क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, मेरी बात सुने, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी किसने प्रपोज करी है, क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज्ड बाय मतलब कौन से वैज्ञानिक ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी है, तो आप लिखोगे सटन एंड बोवेरी। सटन एंड बोवेरी, एक स्टेटमेंट थी जो सटन ने दी थी, सटन ने एक स्टेटमेंट दी थी, और वो स्टेटमेंट ये थी कि सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर, सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट सटन की थी, लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर, सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर। और क्रोमोसोमल थ्योरी पे अगर क्वेश्चन आता है कि किसने दी, तो आप मार्क करोगे सटन बोवेरी। अगर क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी, ये वाली, तो वो दी थी सटन ने। और अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था इस थ्योरी को,
तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, गलत करोगे क्वेश्चन नहीं तो ध्यान से पढ़ लो। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी किसने करा था बेटा? वो करा था टीएच मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने। और किस पे किया था? बाय हिज एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। एक्सपेरिमेंट किस पे किया? ड्रोसोफिला पे, जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन, ध्यान दो बेटा, थॉमस हंट मॉर्गन का काम लिंकेज पर है। तो मैं इनके लिए कुछ डिटेल है जो आपसे पूछ सकता है। पहला ए, इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया। इनका कंट्रीब्यूशन बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, पहला कंट्रीब्यूशन ये है इनका। दूसरा, इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। हां सर, ये दूसरा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने लिंकेज डिस्कवर करी थी। इन्होंने क्या डिस्कवर करी थी? लिंकेज डिस्कवर करी थी। और इन्होंने क्या करा था? सेक्स लिंकेज, मतलब क्रोमोसोम जो है सेक्स क्रोमोसोम पर ट्रेट होते हैं, सेक्स लिंकेज डिस्कवर करी थी। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्रोमोसोमल थ्योरी का किसने दिया है? टीएच मॉर्गन ने। किस पर एक्सपेरिमेंट करके? ड्रोसोफिला पर। टीएच मॉर्गन के ये कंट्रीब्यूशन है जो आपके सिलेबस में, पहला एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, दूसरा इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, तीसरा इन्होंने लिंकेज डिस्कवर किया है। किस पे काम करके? ड्रोसोफिला पे। सही है। और इन्होंने सेक्स लिंकेज, व्हाट इज सेक्स लिंकेज? ट्रेट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो पहले। अब सिर्फ डाउट पूछेंगे रिपीट वाले, प्लीज लेक्चर दोबारा देखें बेटा। मैं रिपीट तो नहीं कर पाऊंगा हर बार, आप लेक्चर दोबारा देखें। आप जरा मुझे डाउट पूछ सकते हो, चैट में डाउट लिख दो जल्दी। गुड मॉर्निंग की आवश्यकता नहीं है सुनील चौधरी, है ना? हमारी सुबह अच्छी है, आपकी भी अच्छी है, पढ़ाई करें। बेटा क्रोमेटिड की सेग्रीगेशन अलग से बताऊंगा। जो शॉर्ट नोट दिए इनफ है, हां इनफ है, उसके बाहर नहीं जाएगा। ये स्टेटमेंट सर्टेन की है बेटा। अब मैं आपको क्लियर करता हूं ड्रोसोफिला क्या होता है बेटा। एक मक्खी होती है जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। इन्होंने टीएच मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पे किया। 3-4 रीजन होते हैं ड्रोसोफिला लेने के। पी प्लांट को 3-4 महीने रखते हैं ग्रो करने में। ड्रोसोफिला 15 दिन, 2 वीक की लाइफ साइकिल होती है। मक्खी होती है एक वो। दूसरा, ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल बाहर से देख के आसानी से पता चल जाता है। तीसरा, ड्रोसोफिला फ्रूट खाती है, आप आर्टिफिशियल मीडियम पे भी उसे ग्रो कर सकते हो। चौथा, आपके पास एक अलग तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें लेंस लगा रहता है, जैसे लो पावर माइक्रोस्कोप या बेसिकली डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसमें भी देख सकते हो आप ड्रोसोफिला को आसानी से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वाई मॉर्गन सिलेक्टेड ड्रोसोफिला, तो आप क्या क्या लिखोगे? सुन लो ध्यान से। वाई मॉर्गन सिलेक्टेड ड्रोसोफिला अगर हम लिख दें तो उसके क्या रीजन लिखोगे? देखो ध्यान दो बेटा। वाई मॉर्गन सिलेक्टेड ड्रोसोफिला, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला क्यों सिलेक्ट किया? फर्स्ट ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है बेटा। अगर आपको क्रोमोसोम संख्या बताऊं तो 2n = 8 है। इसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, है ना? बड़े साइज की एक मक्खी होती है जो फ्रूट्स पर मिलती है, ठीक है? फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ये कंप्लीट करता है लाइफ साइकिल इन 2 वीक। साथ के साथ याद करो इसे, 2 वीक में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? मेल एंड फीमेल उसको बाहर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैन बी रिकॉग्नाइज इजिली, आसानी से पहचाना जा सकता है। जिसमें हम ये लिख सकते हैं फीमेल लार्ज साइज की होती है। तीसरा,
कैन बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम में इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं, आसानी से बेटा ग्रो कर सकते हैं। इजी टू कंट्रोल है, मतलब ड्रोसोफिला को कंट्रोल करना आसान होता है। फोर्थ, फीचर विजिबल है लो पावर माइक्रोस्कोप पे, फीचर विजिबल ऑन लो पावर माइक्रोस्कोप पे, इसीलिए ड्रोसोफिला को लिया गया था। ड्रोसोफिला में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं मैं बनाने जा रहा हूं, देखो बेटा ध्यान से। ड्रोसोफिला पे एक पेयर क्रोमोसोम का ये है, दूसरा ये है, तीसरा पेयर ये है। इसके अलावा ड्रोसोफिला में सेक्स क्रोमोसोम XY भी होता है, ध्यान दे बेटा। ड्रोसोफिला में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 8। 2n = 8। ठीक है, ये X और Y है, इनको हम कहते हैं ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम, इन्हें ऑटोजोम्स कहते हैं बेटा। उसके अलावा इसमें X और Y होता है। ऑटोजोम्स कितने? 6 हैं कि नहीं? तो टोटल क्रोमोसोम हो गए 8, उसमें से ये 6 हमारे पास ऑटोजोम होते हैं, और उसके अलावा X और Y क्रोमोसोम होता है ड्रोसोफिला में। तो टोटल 8 क्रोमोसोम हो गए। टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 8। क्लियर है? ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम है, बाकी इसकी वो डिटेल है, याद करो फटाफट से, आगे पढ़ेंगे। लिंकेज स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी। एक पूछ रहा है सर उम्मीद से पढ़े या यहां से पढ़े? तू यकीन से उम्मीद की तरफ जा रहा है। जब तू आया था बैच में तो तुझे यकीन था, आज तुझे यकीन नहीं रहा, अब तू उम्मीद रह गई, फिर तू उसके बाद क्या करेगा? संशय है? उम्मीद के बाद तुझे रह जाएगा शक। बता, जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लेना चुपचाप, वहां से रिवाइज कर सकता है सिर्फ, यहां नहीं पढ़ा वहां नहीं समझ में आएगा। हाँ हाँ, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी ये भी लिख सकते हो। सिंगल क्रॉस से बहुत सारे बच्चे बनते हैं, उससे क्या होता है? एनालाइज करना आसान हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी है। यकीन से तू उम्मीद में जा रहा, फिर शक में चला जियो, डाउट है ना, संशय नाम से लाएंगे। हाँ, सब वहीं से पढ़ ले तू, पैसा क्यों दिए यहां? तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा? हमारी जिम्मेदारी आपके लिए ज्यादा है, आप समझो इस बात को। आप इतने सारे बच्चे हैं, आपने हमें समय दिया, अपना पूरा 1 साल दिया है, तो हम सारा ठीक से कराएंगे। करो तो सही, यहां पर वहां रिवाइज कर सकते, वो सपोर्ट है आपका। जब आप सपोर्ट पे ही आप पूरा डिपेंड कर जाओगे तो फिर क्या होगा? हाँ हाँ बेटा, देख जरा, मैनी टाइप फीचर जो है, मैनी टाइप वेरिएशन विजिबल ऑन लो पावर माइक्रोस्कोप, आसानी से दिख जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम थ्योरी प्रपोज बाय सटन एंड बोवेरी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सही है, TH मॉर्गन। हाँ सही है, सही है। पढ़ लो बेटा। रिवीजन कैसे होगा पहले कंप्लीट तो कर। तूने यकीन 2.0 ज्वाइन किया, जो यकीन 1 से थोड़ा पीछे था, तो तेरी रिवीजन 10 मतलब 15 दिन बाद स्टार्ट होगी ना। पहले सिलेबस कंप्लीट कर, तभी तो रिवीजन करेगा, फिर तो इसको फिर दोबारा पढ़ेगा रिवीजन में। ये जो रिवीजन वाले हैं ना, जो चिरकुट टाइप के बच्चे, उनको समझ नहीं आ रही है वो क्या होगा उनका। दिक्कत क्या है कि उनको दूसरे के घर में झांकना है। मैंने तुम्हें समझाई बात, दूसरे घर में झांकना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपना देखो कैसे कर सकते हो। आओ इधर, एक एक लाइन देख रहे हैं जरा, क्या क्या लाइनें इंपॉर्टेंट है जरा चेक कर लो एक बार। मेंडल ने अपना काम कब पब्लिश किया था? 1865। 1900 में रीडिस्कवरी हुई थी। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। मेंडल ने क्या किया था? स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट की बात की थी, जो ब्लेंड नहीं करती। पर उस हमारे पास क्या होता है? कॉन्टिन्यूस वेरिएशन प्रेजेंट होता है नेचर में। उसके बाद मैथ यूज करी, मैथ यूज करी। दूसरा, मेंडल के काम में कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल, समझ में आ रहा है? फिजिकल बेसिस के लिए कोई प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर पाए मेंडल जी।
देखो क्या लिख रहा है, फिर ये इसके लिए कोई प्रूफ नहीं दे पाए, 4 चीजें बताई थी आपको, है ना, 4 चीजें बताई थी। आ जाओ आगे, क्लियर है। 1900 में 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम की रीडिस्कवरी करी, उसके साथ साथ एडवांसमेंट हो गई थी माइक्रोस्कोपी में, क्लियर है, और उन्होंने सेल डिवीजन ऑब्जर्व कर लिया था, उसके साथ साथ एक क्रोमोसोम कलर बॉडी अपीयर हो गई थी। देख रहे हो ये सारी चीजें साथ साथ हो रही है। तो 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। तो सटन एंड बोवेरी ने क्या बोला, नोट किया कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। देख रहे हो, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन या फैक्टर, ठीक है, एक्सप्लेन, और इसको यूज करके मेंडल का लॉ एक्सप्लेन किया। रिकॉल दैट यू स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द माइटोसिस। तो जो बिहेवियर क्रोमोसोम का है वही उसका फैक्टर का बिहेवियर है, क्लियर है, सही है, क्लियर। आगे आ जाओ। उसके बाद देखो कि ये चीज उसने बेटा, यही चीज उन्होंने देखा कि जो बिहेवियर है वो चीज, कि वो मियोसिस कैसे करते हैं, फैक्टर अलग होते हैं, ये सारा ठीक है। उसके बाद सटन एंड बोवेरी ने कहा कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर दे कैरिड। सटन यूनाइटेड द नॉलेज। देखो लास्ट में सटन की बात कर रहा अलग से वो, अगर आप स्टेटमेंट पे नहीं जाओगे तो सटन की बात सही है ये। जैसे मैंने यहां पर जो लिखा है ना बेटा, इसको हल्का चेंज कर सकते हो, जो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए लिखा है, तो यहां पर स्टेटमेंट तो लिख सकते हो सटन एंड बोवेरी, और लास्ट में लिख सकते हो सटन ने कंबाइन करी थी नॉलेज। सटन कंबाइंड नॉलेज ऑफ फैक्टर विद क्रोमोसोम। बिहेवियर, ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाओ। उसके बाद बात करते हैं, देखो ये देखो, उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंटल किसने दिया, देखो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये आ गया। किसने किया, टीएच मॉर्गन ने, है ना। और मॉर्गन ने किस पे काम किया, ड्रोसोफिला पे। अब उसमें क्या क्या है बेटा, ग्रोन ऑन सिंथेटिक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। लाइफ साइकिल कितने वीक में, 2 वीक में, ये रहा 2 वीक में, ठीक है। सिंगल मेटिंग से बहुत सारे प्रोजेनी बनते हैं, काफी सारी प्रोजेनी बन जाएंगी, ठीक है। क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन फीमेल और मेल, डायग्राम एक बना हुआ है इसके बगल में, वहां मेल फीमेल दिखा रखा है, फीमेल बड़ी दिखा रखी है। उसके बाद काफी सारी ऐसी वेरिएशंस हैं जिनको आसानी से लो पावर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं बेटा आपके जो आपको याद करने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सटन एंड बोवेरी की स्टेटमेंट थी और सटन ने कंबाइन करके इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स दिए, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जब क्वेश्चन आता है तो आंसर में सटन एंड बोवेरी दोनों होगा। सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज करी, ये स्टेटमेंट है। उसके बाद सटन ने नॉलेज कंबाइन करी फैक्टर की और पॉइंट्स दिए। क्लियर है कि नहीं, बताओ। कौन है, अस्मित सिंह सर। अगर आप इस पेज से चलोगे तो पूरे साल में सिलेबस भी नहीं करा पाओगे, अभी तक एक भी टॉपिक नहीं कराया। ठीक है बेटा, शाबाश, थैंक यू सो मच। प्लीज स्विच योर बैच एंड स्टडी फ्रॉम समवेयर एल्स। मुझे पढ़ाने दो। तेरे पास यकीन 1 का है ना, यकीन 1 लगभग खत्म होने वाला है, वहां से पढ़ ले। क्यों परेशान है, हैं? क्यों परेशान है बेटा, वहां से पढ़ लेना, यकीन 1 तो कंप्लीट होने वाला है, वहां से पढ़। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द 2 क्रोमोसोम अलाइन एट द मेटाफिजिक प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। देख रहे हो ये किसकी बात कर रहा है, मियोसिस की बात कर रहा है। और तुम्हारे पास ये डायग्राम भी है, आप देखो इस डायग्राम को, अगर आप देखोगे यहां जीवन में देख रहे हो एक एक क्रोमेटिड बना रखा है, ये जीवन का है। एस फेज में डबल हो गया तो G2, देखो ये सिंगल सिंगल बना रखे हैं, ऐसे सिंगल सिंगल बना रखे हैं। G2 में ये डबल कर रखे हैं, ये चीज आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी मैं, ये डबल कर रखे हैं बेटा ऐसे। और फिर क्या हो रही है, एनाफेज 1, ये क्या हो रही है, सेग्रीगेशन हो रही है, इसमें सेग्रीगेशन ऑफ पेयर हो रही है। और फिर यहां पर क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं। तो एनाफेज 2 में क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं
और एनाफेज 1 में क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप लोग पढ़ाई करो, मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है, और ये भी प्रॉमिस है, सबसे पहले बॉटनी का खत्म होगा सारे सब्जेक्ट से, ध्यान रखना, टेंशन की बात नहीं है, सबसे पहले हमारा होगा। आ जाओ, हम लोग लिंकेज डिस्कवर कर रहे हैं बेटा, लिंकेज के लिए पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब लिंकेज पढ़ेंगे हम लोग, आ जाओ। ठीक है, लिंकेज पढ़ने से पहले, ठीक है बेटा, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा आइडिया है। आप पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, और उसको मत लिखो उसमें कोई भी चैट में कुछ भी। आओ इधर आओ, देखो, बिफोर वी स्टडी लिंकेज वी नीड टू नो अबाउट पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट। लिंकेज पढ़ने से पहले मुझे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि ये शब्द काफी यूज होते हैं। ध्यान से देखो, मैं आपको ये कहता हूं कि लिंकेज पढ़ने के लिए मुझे दो तरह के क्रॉस कराने पड़ते हैं, एक होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है नॉर्मल आपका डायहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले टेस्ट क्रॉस समझो क्या होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर को मैं अगर इससे क्रॉस कराता हूं तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। सही है, दिख रहा है टेस्ट क्रॉस? ये मेरे पास टॉल राउंड है, इसको क्रॉस करा के मैं ड्वार्फ रिंकल्ड लिखता हूं। हां सर ठीक है, मैंने क्या लिख दिया? ड्वार्फ रिंकल्ड लिख दिया। ध्यान से सुनना बेटा, अब मेरे पास क्या आ गया, ध्यान दो, मेरे पास ये चीज आएगी, इसके गैमेट लिख सकता हूं कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। ये इसके गैमेट मैंने यहां लिख दिए। इसका एक ही गैमेट बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। ये दिख रहा है कि नहीं बताओ? ठीक है, ये क्लियर है? इसको लिखूंगा मैं टॉल राउंड और इसको मैं लिखूंगा ड्वार्फ रिंकल्ड। ठीक, क्लियर? सही है। अब इधर देखो ध्यान से, इसको लिखूंगा मैं टॉल रिंकल्ड और इसको मैं लिखूंगा ड्वार्फ राउंड। अब ये सारे कितने कितने बनेंगे बेटा? ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, मतलब ये 1/4 थे सारे। अब जरा मैं आपको ये समझा दूं, ये टॉल राउंड पेरेंटल है, पेरेंट्स हैं, ये दोनों पेरेंटल हैं। तो मुझे बताओ, ये जो जनरेशन आई इसमें टॉल राउंड को मैं पेरेंटल बोलूंगा कि नहीं? इसको मैं क्या बोलूंगा? पेरेंटल बोलूंगा। अब ये देखो बेटा, टॉल राउंड ड्वार्फ रिंकल्ड, अगर टॉल के साथ रिंकल्ड आ जाए और ड्वार्फ के साथ राउंड आ जाए उसे रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, नया कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले लिंकेज पढ़ने से पहले आपको दो शब्द सीखने पड़ेंगे, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट। पेरेंटल देखो क्या है, टॉल राउंड ड्वार्फ रिंकल्ड, ये पेरेंट जैसे हैं। टॉल के साथ रिंकल्ड और ड्वार्फ के साथ राउंड आना, ये रिकॉम्बिनेंट है। तो अगर मैं टेस्ट क्रॉस कराता हूं डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कराता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है पेरेंटल कितने प्रतिशत? 2/4 50%। ये दोनों पेरेंटल हैं। रिकॉम्बिनेंट कितने परसेंट आएगा? 2/4 50%। क्या ये क्लियर है? पहले तुम्हें पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट में डिफरेंस समझ में आया है? जैसे डायहाइब्रिड है, ध्यान दो, डायहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं यहां पे, ध्यान से समझना बेटा। डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए भी बता देता हूं आपको पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब है। पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का मतलब समझ में आया है कि नहीं बताओ पहले? ठीक है, पेरेंटल का मतलब समझ में आया कि नहीं? देखो जरा, हां अब जरा ये देखो बेटा, देखो इधर मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस की। डायहाइब्रिड क्रॉस समझना, आप ऐसे करते हो,
टॉल राउंड को क्रॉस कराते हो डॉर्फ रिंकल से। मेरी बात समझने की कोशिश करना। इसको आप ये लिखते हो और इसको लिखते हो ये, इसकी ये F1 आती है टॉल राउंड, इसकी आप सेल्फिंग करते हो, ये F1 है, इसकी आप करते हो सेल्फिंग। सेल्फिंग के बाद आपके पास आते हैं टॉल राउंड कितने सर? टॉल राउंड आते हैं 9। फिर आपके पास टॉल रिंकल्ड कितने आते हैं? 3 आते हैं। डॉर्फ राउंड कितने आते हैं सर? 3 आते हैं। डॉर्फ रिंकल्ड कितने आते हैं सर? 1 आता है। तो मुझे बताओ, अगर ये पेरेंटल हैं तो मुझे बता सकते हो इसमें पेरेंटल कितने हैं? 9 और 1 10, तो 9/16 मेरे 10/16 मेरे पास पेरेंटल हो गए। ये पेरेंटल हो गए। पेरेंटल इससे नहीं देखोगे, इनसे देखोगे। और 6/16 मेरे पास क्या हो गए? रिकॉम्बिनेंट हो गए। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? लिंकेज पढ़ाऊंगा। लिंकेज पढ़ाने से पहले पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का मतलब समझ लो। पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं, उनके मीनिंग समझ लो। यहां तक समझ में आ रहा है? आपको टेस्ट क्रॉस में समझ आना चाहिए कि पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट दोनों 50-50% हैं। इसे पेरेंटल कहते हैं और जो अलग कॉम्बिनेशन बनता है उसे रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। यह आपको कहां काम आएगा मैं बता देता हूं। जब मैं आपको ड्रोसोफिला का क्रॉस पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी से, तब आपको समझ में आएगा पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का मतलब। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है बेटा, टेस्ट क्रॉस समझ नहीं आया तो तू बता क्या करे तूने? चौथा लेक्चर क्या किया? 4th लेक्चर खा गया पेट में? टेस्ट क्रॉस क्या होता है बता? इसके गैमेट लिखे मैंने, ये लिख दिए, इसके गैमेट लिख दिए। टेस्ट क्रॉस होता है रिसेसिव पेरेंट से। अब ये दोनों टॉल राउंड डॉर्फ रिंकल्ड, ये और ये टॉल रिंकल्ड डॉर्फ राउंड, ये नया कॉम्बिनेशन है ना। टॉल के साथ रिंकल्ड आ गया, डॉर्फ के साथ राउंड आ गया। चारों 1-1 आएंगे। क्यों? क्योंकि टेस्ट क्रॉस है। फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम आती है। अब मेरी बात सुनो, आ जाओ जल्दी से आओ, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सुन लो ध्यान से। लिंकेज स्टार्ट करने से पहले जरा समझ लो, ये आपके पास पहले से रिजल्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है, टेस्ट क्रॉस की रेशियो क्या है? टेस्ट क्रॉस की रेशियो 4 बार 1 आती है। डाई हाइब्रिड नॉर्मल उसकी आती है 9331। लिंकेज में ये रिजल्ट नहीं आएंगे, कुछ और आएगा। स्टार्ट करते हैं कैसे, इधर देखिए। सबसे पहले लिंकेज का मतलब समझो। व्हेन 2 फैक्टर ऑफ डिफरेंट लोकस प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, उसको लिंकेज कहते हैं। समझे? अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कंडीशन है। इस कंडीशन की बात कर लेते हैं, ये वाली। तो इसमें लिंकेज नहीं है, नो लिंकेज। इसमें कोई लिंकेज नहीं है। इसमें क्या है बेटा? कोई लिंकेज नहीं है। ध्यान से देख लो, ये क्रोमोसोम पेयर पे ध्यान से देखो बेटा, इसमें लिंकेज नहीं है। कैपिटल टी एंड कैपिटल आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। लिंकेज ना होने की वजह से क्या होता है, सुन लो ध्यान से। लिंकेज होने की वजह से, अगर लिंकेज नहीं होती तो क्या होता है समझो, इस चीज को समझना, सोचो इस बात को। ये लिंकेज नहीं है तो इसके गैमेट्स कितने बनेंगे बताओ? अगर लिंकेज नहीं है तो गैमेट्स क्या बनेंगे? टी के साथ आर, टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। और ये हो क्या रहा है बेटा? अगर लिंकेज नहीं है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी।
तो ये लिंकेज नहीं है, ये लिखा मैंने। व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज का मतलब ये है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये दोनों फैक्टर मैंने क्या लिखा है, टू फैक्टर ऑफ डिफरेंट लोकस। एक लोकस ये है, एक लोकस ये है, सेम क्रोमोसोम पे हो, उसे लिंकेज कह रहे हैं, उसे लिंकेज कह रहे हैं। अब लिंकेज होने की वजह से, लिंकेज का मतलब है जीन्स, जीन्स मतलब कैपिटल टी कैपिटल आर, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। यह समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल आर एक ही क्रोमोसोम पे, स्मॉल टी स्मॉल आर एक ही क्रोमोसोम पे। इसे क्या कहेंगे? लिंकेज। ड्यू टू लिंकेज हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नॉट अकर। सोचो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी मतलब क्या हुआ? कैपिटल टी कैपिटल आर आएगा और हमारे पास स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा। ये देख रहे हो कि नहीं? ये देखो बेटा, यही दोनों बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। यहां कितने टाइप के बन रहे थे? 4 टाइप के गैमेट्स बन रहे थे। यहां कितने टाइप के बने? 2। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नॉट अकर, डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिक्रीज कर जाएंगे। डिफरेंट कॉम्बिनेशन मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर के अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। मतलब पहले 4 बन सकते थे, अब सिर्फ 2 बन रहे हैं। इस वाली स्लाइड पे कुछ ना समझ आओ जल्दी पूछो। आशीष पाल क्लास छोड़ दो, पता नहीं क्या लिख रहा है गधा कहीं का। जल्दी करो बेटा, यहां तक ठीक है? यहां तक अगर लिंकेज नहीं है तो टी और आर अलग अलग क्रोमोसोम पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, 4 तरह के वो बनते हैं। लिंकेज है तो हमारे पास क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर डिक्रीज करेंगे। यहां तक क्लियर? बेटा आप लिखने से पहले ये नहीं समझते हो कि आप क्या लिख रहे हो और किसके लिए लिखते हो। सही बता रहा हूं, कुछ बच्चे कुछ भी लिखते हैं, पता नहीं क्यों। पहली बात तो ये समझ बेटा, मैं रात को मान ले 10 बजे तक पढ़ाऊंगा तो अगले दिन सुबह कई बार क्लास भी छोड़ सकता हूं ना, ऐसा भी तो हो सकता था। तो ये समझ ही नहीं आई ये बात, है ना? ठीक है, तो अपना दिमाग ठीक रखो लिखते वक्त। यही चीज बताइए आपको, अगर लिंकेज नहीं होगी तो कैपिटल ए स्मॉल ए यहां, कैपिटल बी स्मॉल बी यहां, और क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी और डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। यही चीज पढ़ा रहा हूं बेटा, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं इसमें। और हमारे पास क्या हो जाएगा? कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। अब लिंकेज होगी तो देखो क्या होगा। लिंकेज का मतलब ये है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ड्यू टू लिंकेज क्या होगा? यही चीज दोबारा रिपीट कर दी आपके लिए, नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उससे मेरे पास कैपिटल ए बी और स्मॉल बी आएगा। इतनी चीज में कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है, सही है यहां तक? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मैं जो आपको बता रहा हूं, अब हम क्या करेंगे बेटा, लिंकेज को पढ़ने के लिए हमें 2 तरह के क्रॉस की जरूरत होती है। मेरी बात सुनो, अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको? रिजल्ट ऑफ लिंकेज पढ़ाने जा रहा हूं। आपको 2 तरह के क्रॉस की जरूरत होती है लिंकेज को पढ़ने के लिए। पहला, आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर लिंकेज नहीं है
इफ लिंकेज इज एब्सेंट, लिंकेज नहीं है, तो मेरे पास टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या आएगा? टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। अगर लिंकेज नहीं है तो टेस्ट क्रॉस का क्या रिजल्ट आएगा ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज समझ लो ध्यान से, टेस्ट क्रॉस का क्या रिजल्ट आएगा ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आता है बेटा 1:1:1:1:1। ये कब आएगा? ये आता है ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये रिजल्ट आता है टेस्ट क्रॉस का। क्लियर है? ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अगर लिंकेज होगी, ड्यू टू लिंकेज टेस्ट क्रॉस रिजल्ट विल नॉट बी सेम टू 1:1:1। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ सकते हैं। नॉर्मल क्या पढ़ते हैं हम? डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, सुन लो ध्यान से। उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है बेटा मेरे पास 9:3:3:1। ठीक है, ये भी क्यों आता है? ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है। और अगर लिंकेज होगी, ध्यान से सुने बेटा, इफ लिंकेज प्रेजेंट, अगर लिंकेज प्रेजेंट होगी तो रिजल्ट ये नहीं आएगा, रिजल्ट इज नॉट 9:3:3:1, ये नहीं आएगा। तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लिंकेज पढ़ने के लिए मुझे दो क्रॉस पढ़ने पड़ सकते हैं। एक टेस्ट क्रॉस के थ्रू लिंकेज पढ़ी जा सकती है और एक नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। तुम्हारी एनसीईआरटी में नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू ड्रोसोफिला में पढ़ाया गया है। अभी सिर्फ इतना समझो, लिंकेज का मतलब कैपिटल टी कैपिटल आर एक ही क्रोमोसोम पे है। अब मैं लिंकेज के रिजल्ट समझाने जा रहा हूं। मैंने आपको सिर्फ यह बताया है कि कौन कौन सा आप क्या कर सकते हो। ध्यान सुनेंगे, कौन कौन सा आप क्रॉस कर सकते हो लिंकेज के थ्रू। तो ध्यान से सुने, अब हम टेस्ट क्रॉस के थ्रू आपको लिंकेज पढ़ाने जा रहे हैं। टेस्ट क्रॉस के थ्रू लिंकेज पढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपको यहां पर दो केस पढ़ाऊंगा। केस 1 लिंकेज एब्सेंट है और केस 2 लिंकेज प्रेजेंट है। ये दो केस रिजल्ट आपको समझाऊंगा। क्लियर है? केस 1 लिंकेज नहीं है, केस 2 लिंकेज प्रेजेंट है। और किसके थ्रू पढ़ाऊंगा? टेस्ट क्रॉस के थ्रू। यहां तक समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? जल्दी बोलो। ठीक है, पता नहीं क्या भेजते रहते हैं। टेंशन ना लो बेटा, अगले साल का भी यकीन आता है, ऐसा नहीं है। जब बच्चे सुनते नहीं है मास्टर की तो यही होता है एक्चुअल में। हाँ, आ जाओ। सबसे पहला केस लिंकेज नहीं है, ध्यान से देखें, ध्यान से देखो बेटा। मैंने एक क्रोमोसोम, देखो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला केस है लिंकेज नहीं है। मतलब क्या हुआ? आपके पास एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। ठीक है, लिंकेज ना होने का मतलब कुछ ऐसा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, लिंकेज नहीं है। सही है? इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, लिंकेज नहीं है। अब इसको मैं टेस्ट क्रॉस करा रहा हूं। इसके कितने गैमेट्स बनेंगे? कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये बनेगा। तो मैंने इसके गैमेट्स लिख दिए, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। सर आपने ये भी बताया था, बिल्कुल बताया था। इसके मैंने टेस्ट क्रॉस कराना, यहां स्मॉल टी स्मॉल आर आ रहेगा। इसके मैंने ये लिख दिए। ठीक है, ऑब्जर्व करना। अब ये टॉल राउंड है,
और ये डॉर्फ रिंकल्ड है। ये टॉल राउंड है और ये डॉर्फ रिंकल्ड है। देखो क्या किया गया था, ये आ जाएगा टॉल रिंकल्ड और ये आ जाएगा डॉर्फ राउंड। अब मेरी ऑब्जर्वेशन सुनना ध्यान से। हम लिख रहे हैं कि इफ लिंकेज इज प्रेजेंट, सॉरी इफ लिंकेज इज एब्सेंट, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। इंडिपेंडेंट क्या होगी? असॉर्टमेंट अकर। अगर लिंकेज एब्सेंट है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। उसमें पेरेंटल कितने आ जाएंगे? 50%, 2/4 था। रिकॉम्बिनेंट कितने आ जाएंगे? 50%, 2/4। तो ये मेरे पास पेरेंटल है, ये पेरेंटल है और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है। यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं? पहले समझो। तो सबसे पहला केस हमने कहा लिंकेज नहीं है और मैं टेस्ट क्रॉस के थ्रू पढ़ रहा हूं। जैसे मान लो आपको एक प्लांट दे रखा है जिसमें टॉल प्लांट और राउंड सीड है, आपको चेक करना है कि इसमें लिंकेज है कि नहीं। आपने क्या किया, उसको एक ऐसे प्लांट से क्रॉस कराया जो ड्वार्फ रिंकल्ड था, टॉल राउंड को। तो जब आपने उससे क्रॉस कराया तो आपके पास 4 तरह की प्रोजेनी आई। अगर चारों तरह के बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब लिंकेज नहीं है, आप कह सकते हो प्रॉपरली। उसमें पेरेंटल कितने आएंगे? 50%, रिकॉम्बिनेंट कितने आएंगे? 50%। मैं ये कह रहा हूं बेटा, जैसे आपने टॉल राउंड प्लांट लिया, उसको डॉर्फ रिंकल से क्रॉस कराया, आपके पास मान लो 2000 सीड आ गए, 2000 सीड आ गए। आपने इन सीड को ग्रो करके देखा तो 550 आ गए मान लो टॉल राउंड, आपके पास आ गए 490 के आसपास आ गए मान लो टॉल रिंकल्ड, 510 के आसपास आ गए ये वाला डॉर्फ राउंड, और फिर ये मान लो 400 कितना रह गया हमारे पास? हाँ 400, इसको 540 कर देते हैं, 460 ये वाला आ गया। तो लगभग ये 1:1 की रेशियो आ गई ना ये सारी, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि मेरे पास लिंकेज नहीं है, टेस्ट क्रॉस से मुझे पता चल गया। समझो यहां पे, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट से मुझे यह पता चला लिंकेज नहीं है, जिसमें पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट दोनों बराबर आ रहे हैं। सही है। अब केस सेकंड देखो, केस सेकंड देखो बेटा, ध्यान दो। केस सेकंड देखो, केस सेकंड क्या है? हम प्लांट तो ऐसा ही देखेंगे। मुझे एक चीज बताओ, एक प्लांट अगर मैं आपको दे दूं, एक ऐसा प्लांट दे दूं टॉल राउंड, क्या देखने से पता चलेगा लिंकेज है कि नहीं? क्रॉस कराने से पता चलता है। आपको टॉल राउंड दे दिया, उसको आप इससे क्रॉस करा रहे हो, लिंकेज है। और इसका क्या मतलब है? देखो, लिंकेज होने का मतलब एक ही क्रोमोसोम पे दोनों फैक्टर हैं। दोनों फैक्टर मतलब कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसे हम कह रहे हैं लिंकेज है, लिंकेज प्रेजेंट। आपको समझ में आ रहा है? लिंकेज प्रेजेंट, लिंकेज है। तो मेरे पास इसके जो गैमेट बनेंगे, टी के साथ आर आएगा, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर आएगा। तो जरा देखेंगे भाई, देखने से नहीं पता चलता, क्रॉस से रिजल्ट पता चलता है। तो टी के साथ आर आ गया, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर आ गया, और यहां पर मैंने स्मॉल टी स्मॉल आर भर दिया, स्मॉल टी स्मॉल आर भर दिया। लिंकेज की वजह से मेरे पास रिकॉम्बिनेंट बनाने वाले गैमेट नहीं आए। ड्यू टू लिंकेज मेरे पास दोज गैमेट्स, वो गैमेट्स नहीं बने, नॉट प्रोड्यूस्ड विच गिव रिकॉम्बिनेंट, वो गैमेट्स नहीं आए जो रिकॉम्बिनेंट बनाते थे। तो अगर आप देखो ध्यान से, यहां पर ये टॉल राउंड आ गया और यहां पर ये आ गया ड्वार्फ रिंकल्ड। ध्यान से समझना, इसका मतलब मेरे पास अगर आप ध्यान से देखेंगे 100% पेरेंटल आ गए,
और रिकॉम्बिनेंट कितना आ गया? 0% आ गया। तो यहां से मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई जब लिंकेज होता है ना तो रिकॉम्बिनेंट घट जाते हैं, नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते, क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम पर आकर नए तरह के गैमेट्स बनने कम हो जाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू लिंकेज, ऑब्जर्वेशन देखो, ड्यू टू लिंकेज पेरेंटल टाइप बढ़ जाती है, पेरेंटल टाइप इंक्रीज हो जाती है एंड रिकॉम्बिनेंट घट जाता है, रिकॉम्बिनेंट डिक्रीज हो जाता है। क्या यह वाली बात समझ में आ रही है? और हम किसके थ्रू पता कर रहे हैं? टेस्ट क्रॉस के थ्रू। यह चीज क्लियर है कि नहीं बताओ? यहां तक समझ में आ गया? दो ही टाइप के गैमेट बने ना, टी के साथ आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, रिकॉम्बिनेंट के गैमेट ही नहीं आए। यहां तक समझ में आ गया? सही है, बोलो। अगर लिंकेज नहीं होगी तो अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे, अगर लिंकेज होगी तो सेम क्रोमोसोम पर होंगे। लिंकेज नहीं थी तो इसने 4 तरह के फैक्टर बनाए, गैमेट बनाए। लिंकेज थी तो इसने 2 ही तरह के बनाए। कौन से नहीं बनाए? रिकॉम्बिनेंट के नहीं बनाए। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। हमने यहां पर जब स्टार्ट किया था तो मैंने 2 केस लिखे थे। लिंकेज एब्सेंट है तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी जो मेंडल के अकॉर्डिंग है, जिसकी वजह से मेंडल डिस्कवर ही नहीं कर पाए थे लिंकेज, जिसकी वजह से टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या आएगा? 4/1। पेरेंटल कितने आएंगे? 50%। रिकॉम्बिनेंट कितने आएंगे? 50%। केस टू लिंकेज प्रेजेंट, इसमें 2 सब केस हैं। पहला, नो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर ना हो। दूसरा, क्रॉसिंग ओवर हो जाए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने इसको देखकर यह लिख दिया, यहां पे केस सेकंड लिख दिया कि लिंकेज है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये समझो, ध्यान दो बेटा। आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, मेरी बात सुनो, क्रोमोसोम पेयर दिख रहा है। यहां पर कैपिटल टी लिखो, यहां लिखो स्मॉल टी, यहां लिखो कैपिटल आर और यहां लिखो स्मॉल आर। ये कौन से फेज का है? जीवन फेज का। कौन से फेज का है? जीवन फेज का। कोई डाउट है बताओ? लिंकेज दिखा रहा हूं आपको, देख लो लिंकेज है। अब आप क्या करो, एस फेज में डीएनए डबल कर दो, तो अब ये क्रोमोसोम का पेयर बन गया। तो कैपिटल टी की एक और कॉपी कैपिटल टी और कैपिटल आर की एक और कॉपी कैपिटल आर, स्मॉल टी की एक और कॉपी यहां स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल आर। समझ में आ रहा है? डबल हो गया। इसको कौन सा फेज कहेंगे? G2 फेज। G2 फेज के बाद मियोसिस हो रही है। मियोसिस में आप याद करो, प्रोफेज 1 में एक प्रोसेस होता है पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर। पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। ध्यान दो, आपको समझ में आ रहा है? ये G1 फेज है। G2 फेज में मैंने क्या किया है? इसकी एक और कॉपी, इसकी एक और कॉपी, ये G2 फेज हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? क्रॉसिंग ओवर कर रहा हूं मियोसिस में, पैकेटीन में। तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है जरा ये देख लेते हैं इस स्लाइड पर। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, ये देखो, इसे क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। समझो, देखो हमने ये ड्रॉ किया है, इधर देखना बेटा। मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ध्यान दे, आप लोग ध्यान से देखें इसे। हमने ऐसे ड्रॉ किया है कि नहीं बताओ? ये आपस में जुड़े हुए सिस्टर क्रोमेटिड हैं। तो यहां कैपिटल टी है, यहां कैपिटल टी है, यहां कैपिटल आर है, यहां कैपिटल आर है, यहां स्मॉल टी और स्मॉल आर, यहां स्मॉल टी स्मॉल आर। यहां कोई डाउट है? ये G2 फेज का है। आप क्रॉसिंग ओवर करेंगे मियोसिस में। अब जरा इधर देखो, अगर क्रॉसिंग ओवर होती है,
अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो किसके बीच में होगी? ये देखो, इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। याद आया? अरे याद आ रहा है? सब भूल गए? इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं और इसको नॉन सिस्टर कहते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगी? सिस्टर नॉन सिस्टर के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में। तो क्रॉसिंग ओवर आप ऐसे दिखाओगे, देखो, ध्यान देना बेटा। क्रॉसिंग ओवर करेंगे पैकेटीन में। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ये देखो, ये नॉन सिस्टर के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, नॉन सिस्टर के बीच में। यहां कैपिटल टी और कैपिटल आर था, यहां कैपिटल टी था, ये आ गया इस साइड कैपिटल आर। यहां स्मॉल टी स्मॉल आर था, यहां स्मॉल टी है, ये आ गया यहां स्मॉल आर। तो इसकी वजह से मेरे पास चारों कॉम्बिनेशन फिर बन गए। देखो, ये देखो, खुद से देखो बेटा, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये देखो, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी के साथ यहां स्मॉल आर आ गया, ये एक्सचेंज हो गया। यहां स्मॉल टी, यहां स्मॉल आर, यहां कैपिटल आर आ गया। अब इसके जो गैमेट्स बनेंगे वापसी 4 बनेंगे कि नहीं? 4 कौन से बनेंगे? देखो, टी के साथ आर, ये टी आर, फिर टी के साथ स्मॉल आर, ये रहा, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, ये 4 गैमेट्स बन गए। और मान लो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, मान लो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, हमने लिख दिया नो क्रॉसिंग ओवर, यहां लिख दूं मैं नो क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, आप सोचो, तो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, तो 2 ही गैमेट बनेंगे, टी आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। आपको समझ में आ रहा है? ये 4 कैसे बने? ये 4 कैसे बने? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो मैं यही चीज जो मैंने पीछे रिजल्ट लिखा है, ये वाला, ये लिखा है क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, तो इसीलिए 2 ही तरह के गैमेट आए। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर अगर होगी, इसके और इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी, तो 4 तरह के गैमेट आएंगे, क्योंकि ये पार्ट एक्सचेंज हो गया। तो टी के साथ कैपिटल आर, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो ये साथ ही रह जाएंगे ना, तो कितने आएंगे? 2 टाइप के आएंगे। तो यही चीज आपको लिखी है ना पीछे, नो क्रॉसिंग ओवर। तो इस वजह से मेरे पास 2 ही तरह के गैमेट आए थे। कुछ आया समझ? ये क्लियर है? देख लो ध्यान से। अगर क्रॉसिंग ओवर होती है, और कब होगी? पैकेटीन में, तो गैमेट बढ़ते हैं। इसका मतलब मैं अगर आपसे कहूं क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेंट बढ़ाएगी। क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो आप अगर ध्यान से देखो, हमने ऐसे किया, अगर लिंकेज एब्सेंट है, ठीक है, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, तो मेरे पास पेरेंटल कितना आएगा? 100%। रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा? 0%। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से मेरे पास क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट फिर बढ़ेगा, कैन इंक्रीज। ठीक है बेटा? क्लियर? हां, अब जरा ध्यान से देखो मेरी बात, ध्यान से देखो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको केस 3rd बोल लो या इसको ऐसे समझ लो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं समझना ध्यान से।
मुझे एक चीज बताओ, मैं इस तरीके से आपको दिखा रहा हूं, मुझे दो केस दिखाने हैं आपको, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, ठीक है, ये और एक ये बना दिया, सही है। मुझे सोच के बताना आप खुद से, इस पे मैं कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर लिख रहा हूं। यहां पर मैं कैपिटल टी कैपिटल आर लिख रहा हूं, कैपिटल टी और कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब मुझे जरा यह बताओ, इन दोनों जीन को, इन दोनों को हम कहते हैं लिंक जीन। लिंक जीन होती है जो सेम क्रोमोसोम पर होती है। हां सर ठीक है, ये दोनों भी लिंक जीन है। फर्क क्या है? इस लिंक जीन में लेस डिस्टेंस है, लेस डिस्टेंस है, यहां लिंक जीन में ज्यादा डिस्टेंस है। अब अगर आप क्रॉसिंग ओवर कराना चाहते हो, अगर आप इनमें क्रॉसिंग ओवर कराना चाहते हो, आप समझो ध्यान से, अगर आप इनमें क्रॉसिंग ओवर कराना चाहते हो दोनों में, तो मेरे पास क्रॉसिंग ओवर तो एक क्रॉस होता है ना, ऐसा देखो, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इस तरीके से होता है, देखो इस तरीके से होता है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बेटा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी यहां कैपिटल आर आ गया, यहां स्मॉल टी, यहां स्मॉल आर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, एक तरीके से इसके और इसके बीच में कट लगना होता है ना, ऐसे क्रॉस होना। अब मुझे बताओ, यहां डिस्टेंस कम है तो लेस चांस होंगे कि यहां पे देखो, अगर क्या है मेरे पास टी और आर के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस है, तो ज्यादा चांस है ना क्रॉसिंग ओवर के, मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ज्यादा चांस है किसके, क्रॉसिंग ओवर होने के। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, टी और आर के बीच में लेस डिस्टेंस है तो कम चांस हुए ना क्रॉसिंग ओवर के, लेस चांस हो गए किसके, क्रॉसिंग ओवर के। यहां तक समझ में आ रही है भाई, चांस बहुत कम हो जाएंगे ना क्रॉसिंग ओवर के। अगर मैं इसमें कराने की सोच भी रहा हूं तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है, ध्यान दो बेटा, हो सकता है मान लो मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो हो सकता है कि यहां मान लो कैपिटल टी है, कैपिटल आर है, यहां स्मॉल टी स्मॉल आर है, तो ये पूरा का पूरा कैपिटल जो यहां पर जो है, यहां पर कैपिटल टी कैपिटल आर इधर आ जाए, स्मॉल टी स्मॉल आर यहां आ जाए, पूरे का पूरा, मतलब इन दोनों के बीच से कट लगे ही ना। आप समझो तो क्या बनेगा, मान लो पूरा का पूरा मूव कर गया तो टी आर आ गया। आप समझो इस चीज को, देखो बेटा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं आपको, देखो मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो यहां कैपिटल टी कैपिटल आर आ जाए, यहां स्मॉल टी स्मॉल आर आ जाए, पूरा ही मूव कर गया ना, तो टी आर स्मॉल टी स्मॉल आर, टी आर स्मॉल टी स्मॉल आर, तो नहीं बने ना रिकॉम्बिनेंट। यही चीज दोबारा बन गई, देखो आप देख रहे हो, तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे तो लेस चांस हो जाएगा ना क्रॉसिंग ओवर का। तो यही मेन पॉइंट्स है लिंकेज के। लिंकेज क्या करता है, लिंकेज का मतलब होता है सेम क्रोमोसोम पे होना। अगर डिस्टेंस कम है तो कम चांस होंगे क्रॉसिंग ओवर के। देख रहे हो, कट लगा ही नहीं इनके बीच से। आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, ये जैसे ये आर्म आपने ऐसे बना दी, मान लो ये आर्म आपने इस तरीके से बना दी ऐसे, तो चांस क्या हुआ कि पूरा का पूरा टी आर यहां आ गया और यहां स्मॉल टी स्मॉल आर आ गया। अब आप खुद से देखो गैमेट्स क्या बने, टी आर स्मॉल टी स्मॉल आर, टी आर स्मॉल टी स्मॉल आर, दो ही टाइप के बने ना सिर्फ, और यहां कितने बने, 4 टाइप के। तो डिस्टेंस मैटर करता है, टी आर टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ ये और ये चीज। कुछ आइडिया लग रहा है? हां, तो मैं आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं व्हाट इज लिंकेज। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। पहला पॉइंट क्लियर है? हां सर।
जीन्स जब सेम क्रोमोसोम पे होती है तो डिस्टेंस अलग अलग होता है। कई बार जीन्स जब बहुत पास होती हैं तो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम होता है, तो दो टाइप के गैमेट बने, तो मैं लिख सकता हूं लेस चांस ऑफ रिकॉम्बिनेंट, लेस चांस ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और यहां क्या लिख सकता हूं, मोर चांस ऑफ रिकॉम्बिनेंट। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? मैं आपसे सिंपल एक डिस्टेंस का मतलब बेटा जीन्स के बीच का डिस्टेंस, मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, मेरे को बताना आप अभी। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको इसको क्रॉस करा रहा हूं इससे, मेरे पास ये रिजल्ट आया, ध्यान से सुनना। टॉल राउंड, ड्वार्फ, रिंकल्ड, फिर देखो ये रिजल्ट आया, मान लो ड्वार्फ, रिंकल्ड, फिर टॉल के साथ रिंकल्ड और ड्वार्फ के साथ राउंड, ये रिजल्ट आया। मान लो आपके पास टोटल 2000 सीड आए, उसमें से टॉल राउंड आया मान लो 520, टॉल रिंकल्ड आया मान लो 490, ड्वार्फ राउंड आया आपका 480, 510 और ये आ गया आपका 480। तो ये सारे एक एक रेशियो में है ना, तो इसका मतलब आप लिखोगे नो लिंकेज, क्योंकि सारे बराबर आ रहे हैं, नो लिंकेज, सब बराबर आ रहे हैं। मान लो आपने 2000 सीड में देखा, ये दोनों जीरो आए लगभग, ये लगभग 900 आए, 980 आ गए और ये लगभग 1020 आ गए। तो ये क्या हुआ, इसमें लिंकेज है बट नो क्रॉसिंग ओवर। आप समझो ध्यान से। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने दोबारा से एक और क्रॉस देखा, उसमें 2000 में से ये आए मान लो आपके 800, ये आए मेरे पास 700, ठीक है, और ये आ रहे हैं लगभग 250 और ये आ रहे हैं 250। इसका मतलब लिंकेज है और क्रॉसिंग ओवर हुई है, क्योंकि पेरेंटल तो आ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट भी आ रहे हैं। और अगर मैं यहां पर 2000 में इनको लिख दूं 50, इसको लिखूं 50 और इसको कितना लिख दूं 900 और इसको 900 लिख दूं, या इसको मैं लिख दूं 900 और इसको मैं लिख दूं मान लो 100 और इसको लिख दूं 100। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये ज्यादा रिकॉम्बिनेंट है ना तो डिस्टेंस ज्यादा रहा होगा, ये कम रिकॉम्बिनेंट है तो डिस्टेंस कम रहा होगा, ये 0-0 है तो मतलब कोई क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगी और ये लिंकेज ही नहीं होगी, क्योंकि चारों बराबर हैं। तो रिजल्ट जो होता है ना उससे प्रिडिक्ट करते हैं हम, ऐसे थोड़ी है। आप समझो इस चीज को। जैसे इन दोनों को कंपेयर करो, यहां रिकॉम्बिनेंट कितना है, देखो यहां रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 500 हैं, यहां रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 200 हैं, 100 है। तो यहां अगर रिकॉम्बिनेंट कम है तो दूरी कम रही होगी लिंक जीन में, यहां रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है तो दूरी ज्यादा रही होगी, यहां बिल्कुल 0 है तो इतने पास थे कि क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हो पाई। जैसे अगर मैं आपसे कहूं पहले वाला केस ये रहा होगा, पहले वाला केस ये रहा होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये रहा होगा, तो इसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहे हैं। दूसरे वाला केस रहा होगा, मान लो मैं सिंगल सिंगल ऐसे दिखा दूं क्रोमोसोम को, टी स्मॉल टी और हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इतने पास थे कि क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हुई। तीसरे वाला, ये सेकंड हो गया, तीसरे वाला केस ये रहा होगा, टी आर, ध्यान दे बेटा, टी आर स्मॉल टी स्मॉल आर, थोड़ा डिस्टेंस है, और ये थर्ड हो गया। फोर्थ वाला क्या रहा होगा, डिस्टेंस। अब मुझे बताओ आप खुद से, भाई ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है ना इन दोनों से, तो ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब इतना पास कि यहां पर रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए, 0, पेरेंटल कितने आ गए 100, यहां रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए 500, पेरेंटल कितने आ गए 1500। अब डिस्टेंस इससे तो कम है ना ये, तो यहां रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए 200, पेरेंटल कितने आ गए 1800। तो जितना डिस्टेंस कम है पेरेंटल बढ़ता जा रहा है, ये देखो
देखो 1500 से 1800, यहां पूरा 100%। पेरेंटल कितना हो गया बेटा? 100% हो गया ना, ये 0% हो गया। कुछ आ रहा समझ? हाँ बेटा, गाना भी सुनाऊंगा तुझे। कौन है ये? विशाल कुमावत, शाबाश बेटा। अगले साल के लिए रजिस्ट्रेशन ले लो तुम। हाँ, समझो इस बात को, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना रिकॉम्बिनेंट क्या आएंगे? कम आएंगे। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आएंगे। हाईएस्ट वैल्यू रिकॉम्बिनेंट की, हाईएस्ट वैल्यू रिकॉम्बिनेंट की 50, पेरेंटल 50। आप समझो ध्यान से, रिकॉम्बिनेंट की हाईएस्ट वैल्यू 50, लोवेस्ट वैल्यू 0, पेरेंटल की लोवेस्ट वैल्यू 50, हाईएस्ट 0, 100। समझो इस चीज को, मैं आपको यही चीज समझाने की बस कोशिश कर रहा हूं। चलो मैं एक डाटा लिख देता हूं। देखो देखो, यहां देखो बेटा, मान लो आपके पास पेरेंटल 100 आ जाए, रिकॉम्बिनेंट 0 आ जाए, इसे आप कहोगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सही है? ठीक है, ये पेरेंटल की कौन सी वैल्यू है? हाईएस्ट। ये रिकॉम्बिनेंट की कौन सी वैल्यू है? लोवेस्ट। अब आ जाओ कंप्लीट लिंकेज। अच्छा, ये उल्टा लिखी, कुछ गड़बड़ लिख दी बेटा। पेरेंटल 50 और रिकॉम्बिनेंट 50, ये 50-50 आएगा। अब आ जाओ कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज होता है कि लिंक जीन है, नो क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? नो क्रॉसिंग ओवर। पेरेंटल कितने आएंगे? 100, रिकॉम्बिनेंट 0। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखो, पेरेंटल 50 और 100 के बीच में रहता है, रिकॉम्बिनेंट 0 और 50 के बीच में रहता है। तो ये रिकॉम्बिनेंट की कौन सी वैल्यू हो गई? लोएस्ट। ये रिकॉम्बिनेंट की कौन सी वैल्यू हो गई? हाईएस्ट। आ रहा समझ? पेरेंटल की ये हाईएस्ट हो गई और ये कौन सी हो गई? लोएस्ट हो गई। क्लियर है? बताओ। ठीक है, क्लियर है? अब मान लो हम लिखते हैं इनकंप्लीट लिंकेज। इनकंप्लीट लिंकेज क्या होता है? लिंकेज है, लिंकेज है मतलब लिंकेज प्रेजेंट है और क्रॉसिंग ओवर होगी, तो उसमें अगर पेरेंटल आपका 80% है तो रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा? 20। पेरेंटल अगर उसमें 90% है तो रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा? 10%। तो किस केस में मेरे पास ज्यादा डिस्टेंस है? इसमें मोर डिस्टेंस है ना लिंक जीन में, मोर डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन। इसमें लेस डिस्टेंस है, आप खुद देखो। तो इसका मतलब आप एक चीज समझ पा रहे हो कि पेरेंटल मेरे पास 50 से लेकर पेरेंटल 100 तक वेरी करता है, रिकॉम्बिनेंट 0, यहां पर क्या लिख दूंगा? 50 से 0 जाता है। मतलब रिकॉम्बिनेंट 0 कब आएगा? कंप्लीट लिंकेज में, इतने पास है कि क्रॉसिंग ओवर ना हो। 50 कब आएगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। बाकी इनके केस में 0-50 के बीच में रहेगा। पेरेंटल ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम कब आएगा? इसके केस में। क्लियर है बेटा? ठीक है, सही है, क्लियर है? चलो ठीक है, इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करके रिकॉर्डेड ही आएगा कल आपका, उसमें इसको कंप्लीट करेंगे और साथ में एक टॉपिक और पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इतना ही करा रहा हूं बेटा। क्लियर? उल्टा कर दिया? क्या उल्टा कर दिया बेटा? पेरेंटल देखना, कोई उल्टा नहीं है, सही है। देख मेरी बात समझ ध्यान से।
तुझे ये पता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम दूरी है दोनों जीन्स में। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट खुद से देख बेटा, उसमें पेरेंटल कितना होगा 50, रिकॉम्बिनेंट कितना होगा 50। एक ऐसी लिंकेज जिसे कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, ये वाली। पेरेंटल कितना होगा? पेरेंटल कितना होगा बेटा 100, रिकॉम्बिनेंट कितना होगा 0। तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेंट रहेगा, इसके बीच में ये रहेगा। अगर 50% आए पेरेंटल तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, 100% आए कंप्लीट लिंकेज है, इसके बीच में इनकंप्लीट लिंकेज आता है, जिनके रिजल्ट ऐसे आते हैं। इनकंप्लीट लिंकेज का मतलब लिंकेज होना और क्रॉसिंग ओवर हो। ठीक है, बस ठीक है, इतना ही कर रहे हैं बेटा। ठीक है, प्लीज सीरियस रहो। जो बच्चे चैट करते हैं, आप बेटा आप खुद को नहीं धोखा दे रहे हो, किसको दे रहे हो आपको ही पता है। ठीक है, खुद को तो दे ही रहे हो, पेरेंट्स को भी दे रहे हो, और हमें तो क्या ही दोगे, है ना। हम इतने बच्चे बढ़ा देंगे, हमें धोखा देके आपको कोई फायदा नहीं होगा। हम तो क्लियर है? ठीक है बेटा, चलिए पढ़ाई करिए, मेन तो हमारे साथ यही है, और कोई ऐसा नहीं है ना। क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए बाय।